क्योंकि वो लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं। लद्दाख में पिछले कुछ सालों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे लोग जो वॉर के समय हमारे जवानों के कंधे से कंधा लगाकर मदद करते हैं, जिन लोगों ने आर्टिकल 370 के हटने के बाद कहा था कि ये उनका पहला इंडिपेंडेंस डे है, वो लोग आज भारत से नाराज। लेकिन क्यों? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लद्दाख भारत से क्या चाहता है। ये है उन्हीं माउंटेन्स की आवाज जो इंस्टाग्राम पर तो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन असल में अंदर से रो रहे हैं, टूट रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए थैंक यू। अगर आपको हमारा काम और ये सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, What is happening? सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 21 जनवरी 2023 को सोनम सर ने अपने YouTube चैनल पर एक अनाउंसमेंट की कि वो हमारे रिपब्लिक डे से 5 दिनों के लिए एक हंगर स्ट्राइक पर उतरेंगे। रीजन यही कि लद्दाख के लोगों को देश इग्नोर कर रहा है। ये हंगर स्ट्राइक उनके घर की कंफर्ट में होने वाली नहीं थी, बल्कि खारदुंगला में होने वाली थी, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये है दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जहाँ टेम्परेचर -15 से लेकर -40 तक नीचे गिरता है। 26 जनवरी को इस हंगर स्ट्राइक की शुरुआत होने वाली थी, जिसके लिए सोनम सर ने सरकार से परमिशन मांगी। ये परमिशन उन्हें नहीं दी गई। रीजन यही बताया गया कि खारदुंगला में टेम्परेचर काफी लो होगा और उनको खतरा होगा। सोनम सर कहते हैं कि 26 की सुबह बस भरकर पुलिस उनके हियाल इंस्टीट्यूट के सामने आई। दिन की शुरुआत में सोनम सर को एक टेंपल जाना था। यहाँ उनके सपोर्ट में कई लोग भी अनशन कर रहे थे, लेकिन जब सोनम सर वहां पहुंचे तब पुलिस उन्हें पकड़कर वापस हियाल इंस्टीट्यूट ले आई, जहां उन्हें अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने से मना कर दिया गया, यानी हाउस अरेस्ट में रखा गया। सी राइट टू प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन सुसाइड करना एक क्राइम है। अगर स्टेट को पता होगा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, then they'll do anything in their power to prevent it. प्रोटेक्शन तो बस एक बहाना था, असली सच यूनियन टेरिटरीज के फेलियर्स को छुपाना था। लेकिन सोनम सर ये मानते हैं कि ये उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन लद्दाख यूटी के फेलियर्स को कवर करने के लिए हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोगों को किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। चैप्टर 2, What Ladakh wants। अब समझते हैं कि लद्दाख के लोग चाहते क्या हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली। लद्दाख के लोग पिछले 70 सालों से यही मांग कर रहे थे, जो 2019 में पूरी हुई। आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख एब्सेंट था, हमारे बजट में से, हमारे अटेंशन में से, हमारे पॉलिसीज में से। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब कोइंसिडेंटली हम लद्दाख में ही थे। लेह में तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। जब लद्दाख, जम्मू और कश्मीर एक स्टेट हुआ करते थे, तब सरकार से जो फंड्स आते थे वो मेजरली कश्मीर में यूज होते थे और जम्मू और लद्दाख को एक काफी छोटा हिस्सा मिलता था। इसका एक मेन रीजन ये था कि सरकार कश्मीरी होती थी, प्लस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी कश्मीर में फंड्स की जरूरत ज्यादा होती थी। बट ये लद्दाख के लोगों के लिए काफी अनफेयर था, क्योंकि नंबर 1 उनकी डेमोग्राफी अलग, वो अलग भाषा बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, फोकस सिर्फ कश्मीर पर होता था। नंबर 2, लद्दाख में जॉब्स की कमी थी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से पहले काफी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। नंबर 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लैंड वाइज लद्दाख सबसे बड़ा है। 60% हिस्सा तो लद्दाख का है और ये पूरा हिस्सा 5 से 6 महीनों के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया से कट ऑफ रहता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ के प्रॉब्लम्स और सिवियर होते जा रहे हैं, जिस पर किसी का ध्यान था ही नहीं। इसलिए आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली सिर्फ 3 चीजें चाहते थे: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना एंड क्लाइमेट चेंज। चैप्टर 3, Why is Ladakh angry? अच्छा, तो आर्टिकल 370 तो हट गया, लद्दाख के लोग यही तो चाहते थे, तो वो अब खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 370 पहला बैरियर था। असली प्रॉब्लम यानी एब्सेंट लद्दाख वाला प्रॉब्लम आर्टिकल 370 हटने से पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जिसने जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन फिर भी इसमें 2 तरह की यूनियन टेरिटरीज हो सकते हैं, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विद लेजिस्लेचर, यानी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडमिनिस्टर करती है और साथ ही साथ वहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, जिससे दिल्ली के लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर्स आते हैं अपने खुद के लीडर्स चुनने की। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी वैसे ही विद लेजिस्लेचर वाली यूटी बनाया गया, लेकिन लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर। यानी लद्दाख को उनके चुने हुए लीडर्स नहीं,
ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। इसका एक सोल्यूशन है, वो है 6th शेड्यूल। क्या है 6th शेड्यूल? ये भारत के संविधान में एक ऐसा किया हुआ प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स देता है, जिसके थ्रू ADCs यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनते हैं। इन काउंसिल्स में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और इस काउंसिल के लोग गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कि इस एरिया की भलाई के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये प्रोविजन मेजरली भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन था। आज की घड़ी में लद्दाख में 2 हिल काउंसिल्स हैं, एक लेह में और एक कारगिल में, लेकिन उनके पावर्स लिमिटेड। वो सिर्फ कुछ लोकल टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पार्किंग फीस। That's it. लद्दाख का 90% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। उन्हें उनके इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों प्रॉब्लम्स पता है। उन्हें उन प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाना है। वो बस यही सिंपल सी मांग कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक अधिकार उन्हें पिछले 70 सालों से नहीं मिले, वो उन्हें अब मिले। सबसे सैड पार्ट ये है कि ये बात हर पार्टी की सरकार जानती है। इनफैक्ट ये 6th शेड्यूल वाला पॉइंट करंट सरकार के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। फिर भी आर्टिकल 370 हटकर 3 साल हो गए, लेकिन इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। इसकी वजह से लोकल्स के मन में एक डर बैठ गया है कि शायद आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइवेट कंपनीज लद्दाख में आकर डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर लोकल्स पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पहले में और अब में क्या ही फर्क होगा। पहले भी कश्मीर से मांगनी पड़ती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगनी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। सोनम सर कहते हैं कि 6000 करोड़ से ज्यादा फंड्स लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट हुए थे, लेकिन वो यूटिलाइज हुए ही नहीं, लैप्स हो गए, क्योंकि इन्हें यूटिलाइज कैसे करना है ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, ना कि लद्दाख के लोगों के हाथ में। 12,000 जॉब्स प्रॉमिस हुए थे, जिसमें सिर्फ 800 जॉब्स दिए गए। ऐसे फैक्ट्स की वजह से लोगों का भारत सरकार पे से ही विश्वास उठ सकता है। चैप्टर 4, Why सोनम वांगचुक makes sense। सोनम सर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया कि अब लद्दाख की सरकार उनसे एक बॉन्ड साइन करवाना चाहती है, जिसके बाद सोनम सर अगले 1 महीने के लिए किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते, 6th शेड्यूल की मांग नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने अपनी ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रोकी तो उन्हें 1 लाख रुपए कैश में पे करने पड़ेंगे। सोनम वांगचुक सर एक क्लाइमेट वॉरियर है जो हमेशा एक सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट से काम करता है। वो सरकार के अगेंस्ट जाकर नहीं, सरकार से हाथ मिलाकर भारत का विकास करना चाहते हैं। एजुकेशन और क्लाइमेट रिलेटेड कामों में उन्हें पिछले कई सालों से कई अवार्ड्स भी मिले। आज के उनके इस इनिशिएटिव में लद्दाख के हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सारी कम्युनिटीज ने उनका साथ दिया है। यानी ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये बस लद्दाख के लोगों की लद्दाख को बचाने के लिए एक मूवमेंट है। सच ये है कि 2020 में सोनम सर ने हमें कहा कि हमें चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चाइना हमसे प्रॉफिट कमाता है और वही पैसा PLA को देकर हमारे जवानों की जान लेता है। तब हमने उनकी बात मानी थी, उन्हें सपोर्ट भी किया था और अगले दिवाली हमें रिजल्ट दिखा भी था। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि लद्दाख के लोगों की मांगे सरकार सुन नहीं रहा है, तो क्यों हम उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे? पहले दुश्मन बॉर्डर के उस पार था, अब दुश्मन कोई एक इंसान नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, डीलेज है, हमारी सिस्टम है, और सोनम सर के साथ साथ हम सब हमारे नेताओं के स्लो स्पीड से तंग आ चुके हैं। आज हमें सोनम सर को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि लद्दाख पिछले 70 सालों से यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहा था और फिर 2019 में उनकी ये मांग पूरी हुई। क्या अब 6th शेड्यूल की मांग के लिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स के प्रोटेक्शन की मांग के लिए उन्हें और 70 साल इंतजार करना पड़ेगा? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो चाइना में और भारत में डिफरेंस क्या है? चाइना एक डिक्टेटरशिप है जो एनवायरमेंट की, अपने लोगों की परवाह किए बगैर डिसीजंस लेता है, और भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। हमने इस साल की शुरुआत जोशीमठ क्राइसिस से की थी। हमने ये देखा कि जब एनवायरमेंट को सालों के लिए इग्नोर किया जाता है, तब उसका परिणाम और किसी को नहीं, हमें ही भुगतना पड़ता है। सोचने जैसी बात है, क्या ये वार्निंग साइंस काफी नहीं? असली सच ये है कि अगर हमें भारत के बॉर्डर्स की चिंता है, तो उन बॉर्डर्स में रहने वाले लोगों की भी चिंता करनी होगी, उनकी डिमांड सुननी होंगी और वो पूरी भी करनी होंगी। नहीं तो हम में और चाइना में, हम में और पाकिस्तान में, हम में और ब्रिटिशर्स में क्या ही फर्क। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम लद्दाख में जाकर व्लॉग्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर #wanderlust लिख सकते हैं, फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, तो उनके प्रॉब्लम समझकर उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।